एकांश उसका हाथ थामकर कहता है, हम सब हैं ना, आप अकेली बिल्कुल नहीं है। रुहानिका जी, आई प्रॉमिस, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप खुद को कभी अकेला नहीं पाएंगी। उसकी बात सुनकर रुहानिका बिना कुछ बोले उसे देखती रहती है। वहीं एकांश भी खामोशी से उसकी आंखों में देखने लगता है। कुछ देर तक दोनों खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तभी अचानक एकांश का फोन बजता है, जिससे दोनों होश में आकर झेंपते हुए एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। एकांश फोन उठाकर देखता है तो स्पैम कॉल देखकर फोन साइलेंट पर कर देता है। रुहानिका उसे देखकर कहती है, किसका कॉल था? एकांश कहता है, स्पैम कॉल था। खैर, बाकी सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं नीचे। रुहानिका उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाकर उसके साथ कमरे से बाहर की ओर बढ़ जाती है। वहीं नीचे सुनीता जी ऋषभ जी को याद करते हुए नकली आंसू बहा रही थी और स्वर्णा जी, पूजा जी उन्हें सांत्वना दे रही थी। विजेंद्र जी, राजवीर जी और रणविजय जी से आगे की विधियों के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं सावित्री जी शांति से सोफे पर बैठी किसी सोच में गुम थी। बंस और प्रिया अपने कमरे में थे। तभी रुहानिका एकांश के साथ नीचे आती है तो सावित्री जी उन्हें देखकर कहती हैं, अरे गुड़िया, कब उठी आप और नीचे क्यों आई? अभी कमजोरी है आप में, थोड़ा आराम कर लेती ना। रुहानिका उनके पास बैठते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ दादी, और अकेले बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आ गई नीचे। पूजा जी उसके बाद उसके पास आकर कहती हैं, रुहानिका, अगर तुम्हें जरा भी अच्छा ना लगे या कुछ भी अजीब लगे तो हम सबको बताना, हाँ? रुहानिका उन्हें देखकर कहती है, जी चाची जी। पूजा जी उसे देखकर कहती हैं, बेटा चाची जी नहीं, छोटी माँ कहो। रियाज और एकांश भी मुझे वही कहते हैं। रुहानिका से हिलाकर हामी भरती है तो स्वर्णा जी सुनीता जी से कहती हैं, अच्छा अब हमें भी घर जाना होगा, काफ़ी समय हो गया है, रात होने को है, अब हम सब कल सुबह आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर सुनीता जी कहती हैं, जी ठीक है, आप आराम से जाइए और सुबह भी कोई जल्दी नहीं है आने की, आराम से आइएगा। रुहानिका सावित्री जी से कहती है, दादी आप सुबह आराम से आइएगा और हाँ, अपनी दवाइयाँ भी लेकर आइएगा ताकि सुबह कोई परेशानी ना हो आपको। उसकी बात सुनकर सावित्री जी उसका सिर सहलाकर कहती हैं, ठीक है गुड़िया, पर आप अपना ध्यान भी रखना, ज़्यादा सोचना मत, और बाकी हम सब तो हैं ही ना। एकांश यही रुकेंगे आपके साथ, बाकी हम सब जाएंगे और कल सुबह आ जाएंगे, ठीक है? रुहानिका हाँ में सिर हिला देती है तो पूरा राठौर परिवार सबसे विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं एकांश ने अपना लैपटॉप घर से मंगवा लिया था, इसलिए वो रुहानिका के कमरे में जाकर ऑफिस का काम करने लगता है। वहीं रुहानिका भी हॉल से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, पर फिर उसे प्यास लगती है तो वो किचन में जाकर पानी के गिलास में पानी निकाल कर पीने लगती है। तभी कोई आकर उससे गिलास छीन लेता है, जिसे रुहानिका सामने देखती है तो विजेंद्र जी को देखकर वो डर से कांपने लगती है। विजेंद्र जी आगे बढ़कर गिलास किचन की स्लैब पर रखते हुए रुहानिका के करीब आकर कहते हैं, एकांत से शादी हो गई है तो कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगी हो आजकल, हाँ? रुहानिका खुद के डर पर नियंत्रण रखकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। विजेंद्र जी रुहानिका का चेहरा अपने हाथों में भींच कर कहते हैं, अब तो जबान भी चलने लगी है तुम्हारी, जबकि पहले तो मुँह से एक आवाज़ तक नहीं निकलती थी मेरे सामने, पर आजकल कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। उनके ऐसे बोलने पर रुहानिका डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके होंठ कांपने लगते हैं तो विजेंद्र जी उसके होंठों के करीब आकर कहते हैं, अगर मैंने तुम्हारी सच्चाई सबको, स्पेशली तुम्हारे सपोर्ट पति को बता दी तो क्या होगा तुम्हारा? सोचा है तुमने? जो लोग आज तुम्हें सर आंखों पर बैठा रहे हैं ना, वो तुम्हें धिक्कार कर अपने घर से बाहर फेंक देंगे। जिनकी नज़रों में आज तुम्हारे लिए प्यार, मान और सम्मान है ना, उनकी नज़रों में घिन और धिक्कार भरी होगी। और तुम्हारा वो सो कोल्ड पति जो मुझे एटीट्यूड दिखाता है, वो तो तुम्हारी शक्ल देखना तक पसंद नहीं करेगा। तो बोलो, बता दूं तुम्हारा अतीत सबको? बता दूं कैसे तुम मेरी बाहों? उन्होंने इतना कहा ही था कि रुहानिका उन्हें धक्का देकर खुद से अलग करके गुस्से से कांपते हुए कहती है, दूर रहिए मुझसे। तब मैं मजबूर थी, लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि तब मुझे पापा को खोने का डर था, आज मुझे किसी के खोने का डर नहीं है। और रही बात मेरे ससुराल वालों को मेरा अतीत बताने की, तो फिक्र मत करिए, जल्दी ही खुद सबको अपना अतीत बताऊंगी और फिर देखती हूँ वो लोग मुझे निकालते हैं या रखते हैं। उनका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है,
क्योंकि मेरे लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं, वही बहुत है। हाँ, थोड़ा दर्द ज़रूर होगा, पर एक्सेप्ट कर लूँगी उनका फ़ैसला, क्योंकि वो मेरे अपने हैं और उनका दिया हर दर्द मुझे मंज़ूर है। वैसे भी गलती मेरी है, मुझे उन्हें सब कुछ शादी से पहले ही बता देना चाहिए था। पर फ़िक्र मत करिए, जल्द ही उन्हें बता दूँगी। फिर विजेंद्र जी की आंखों में गुस्से से देखकर, और खबरदार, अब अगर मेरे करीब आने की कोशिश भी की, तो भूल जाऊँगी सारे रिश्ते, नाते और लिहाज़। याद रखिएगा, अब रूहानिका खामोश नहीं रहेगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी विजेंद्र जी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर कहते हैं, तुम्हारा यह घमंड तो मैं चूर करके रहूँगा। रूहानिका भी उसी तरह उनकी आंखों में देखकर कहती है, शौक से करिए, मैं भी देखती हूँ घमंड आपका चूर होगा या मेरा। रूहानिका के ऐसे कहने पर विजेंद्र जी गुस्से से उसकी आंखों में देखते हैं। जहाँ कभी डर और घबराहट दिखाई देता था, आज वहाँ आत्मविश्वास और घमंड था। पर किस बात का, और ये आया कब? यही सब सोच रहे थे विजेंद्र जी। तभी एकांश वहां आता है, तो रुहानिका जल्दी से विजेंद्र जी को खुद से दूर करती है। विजेंद्र जी उसकी इस हरकत पर गुस्से में कुछ बोलने को ही होते हैं कि तभी उनकी नज़र एकांश पर जाती है, जिससे वो खामोश हो जाते हैं। एकांश को देखकर रुहानिका घबरा जाती है, पर फिर खुद को सामान्य करके कहती है, आप यहाँ? एकांश, जो कि रुहानिका को देखने आया था, वो रुहानिका और विजेंद्र जी को ऐसे देखकर कुछ पल सोच में पड़ गया था। वो रुहानिका की आवाज़ सुनकर होश में आता है, फिर खुद को संभाल कर कहता है, हाँ, वो आप आई नहीं, तो बस देखने आया था आपको। रुहानिका उसकी बात सुनकर कुछ कहती, उससे पहले ही विजेंद्र जी बेरुखी से कहते हैं, रूही कहीं खो नहीं जाती, जो देखने चले आए अपने ही घर में है, परायों के घर में नहीं। उनकी बात सुनकर एकांश को बुरा लगता है। वही रुहानिका गुस्से से विजेंद्र जी को देखती है। तभी एकांश सहजता से कहता है, आई नो, रुहानिका जी अपने घर में है, कहीं खो नहीं जाएंगी। पर इस अपने घर में कुछ पराये लोग भी रह रहे हैं, जिन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। फिर रुहानिका को देखकर, चलिए चलते हैं कमरे में। रुहानिका उसकी बात सुनकर एकांश के साथ वहां से चली जाती है। वहीं विजेंद्र जी गुस्से में अपना हाथ किचन के स्लैब पर मारते हैं, जिससे उन्हें दर्द का एहसास होता है। पर अभी उन पर गुस्सा हावी था, इसलिए वो उस दर्द को नज़रअंदाज करके कहते हैं, रूही, तुम्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर वो कुछ सोचकर टेढ़ा मुस्कुरा देते हैं। दूसरी तरफ रुहानिका एकांश के साथ कमरे में आती है, तो एकांश उसे देखकर पूछता है, आप खाना खाएंगी? आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ले आऊं यहीं आपका खाना? रुहानिका उसकी बात सुनकर बेड पर बैठकर धीरे से कहती है, जी, मेरा मन नहीं है खाने का। एकांश उसे कुछ दूधी बनाकर बेड पर बैठते हुए कहता है, खाना नहीं खाने से आपकी सेहत पर असर पड़ेगा, इससे आपकी तबीयत खराब होगी और बाकी लोग भी परेशान होंगे। और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप किसी को परेशान नहीं करना चाहती, तो इसलिए खा लीजिए खाना। उसकी बात सुनकर रुहानिका नजरें उठाकर दो पल उसे देखती है, फिर कहती है, ठीक है। एकांश हल्का सा मुस्कुराकर बेड से उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रुहानिका के कानों में विजेंद्र जी की बातें गूंज उठती हैं, और अब तक उसने अपने जो आंसू छिपा रखे थे, वो बह जाते हैं, और वो सिसकियां लेते हुए कहती है, क्या सच में मेरा तीर जानने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे? आज तक मुझे सिर्फ पापा को खोने का डर था, और अब तो पूरे परिवार को खोने का डर है, और आपको खोने का डर है। इन चंद दिनों में आप सबने मेरी जिंदगी में एक परिवार की कमी पूरी की है। मैं कैसे आप सबको भूल पाऊंगी, अगर आप सबने मुझे छोड़ दिया तो। इतना कहकर वो रो पड़ती है। कुछ समय बाद एकांश किचन से खाना लेकर ऊपर आता है, तो उसकी आहट सुनकर रूहानिका अपने जज्बातों पर काबू पाकर अपने आंसू पोंछकर शांति से बैठ जाती है। एकांश खाने की प्लेट लेकर उसके सामने बैठता है, और रोटी का एक निवाला तोड़कर उसमें कुछ सब्जी लेकर रूहानिका के मुंह की तरफ बढ़ा देता है, जिससे रूहानिका एक नज़र उसे देखकर खामोशी से वो निवाला खा लेती है। ऐसे करके एकांश पूरा खाना रूहानिका को खिला देता है, फिर उसे पानी का गिलास देकर कहता है, अब आप रेस्ट करिए, मैं ये प्लेट रख कर आता हूँ। इतना कहकर वो उठने लगता है। तभी रूहानिका उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे एकांश पीछे मुड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखता है। तो रूहानिका उसके चेहरे को देखकर कहती है, आपने भी तो खाना नहीं खाया ना, तो आप नहीं खाएंगे? उसकी बात सुनकर एकांश उसकी आंखों में झांकता है, जहां उसे अपने लिए परवाह दिखती है। यह देखकर उसका दिल खुशी से भर जाता है, और वो झट से कहता है,
मैं अभी अपना खाना यहाँ लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर रूहानिका उसका हाथ छोड़ देती है, जिससे एकांश को कुछ खालीपन सा महसूस होता है। पर फिर वो उसे नज़रअंदाज करके कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद एकांश अपना खाना कमरे में लेकर आता है, तो रूहानिका को बेड पर बैठे उसका इंतज़ार करते देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर वो भी बेड पर बैठकर अपना खाना ख़त्म करता है। तब तक रूहानिका खामोशी से बैठी किसी सोच में गुम थी, जिसे एकांश ने भी नोटिस किया। वो समझ गया कि कुछ तो बात है जो रूहानिका सोच रही है, पर अभी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो रूहानिका को थोड़ा समय देना चाहता था इस परिस्थिति से उभरने के लिए। खैर, खाना खत्म करके एकांश अपनी प्लेट रखने नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद जब एकांश कमरे में लौटता है, तो उसे रूहानिका बेड पर लेटी दिखती है, जिससे एकांश भी दरवाज़ा बंद करके जाकर उसकी बगल में लेट जाता है। एकांश के लेटते ही रूहानिका अपनी सोच से बाहर आती है और एकांश की तरफ पीठ करके सामने देखने लगती है। वहीं एकांश रूहानिका को कुछ अकेले में समय देने की खातिर खामोश रहता है। कुछ समय बाद एकांश को नींद आ जाती है और वो नींद के आगोश में समा जाता है, जबकि रूहानिका की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसके दिमाग में बार बार विजेंद्र जी के कहे शब्द गूंज रहे थे, जिससे एक बार फिर उस पर डिप्रेशन की बीमारी हावी होने लगती है। पूरी रात रूहानिका की डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से आंखों ही आंखों में कट जाती है। वो पूरी रात एकांश की तरफ पीट करके आंसू बहाती रहती है, जिसका एहसास एकांश की गहरी नींद में होने की वजह से नहीं हो पाता। अगली सुबह रूहानिका जल्दी उठकर बाथरूम में जाकर फ्रेश होती है, फिर नीचे किचन में सबके लिए चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद चाय बनाकर वो सबके कमरे में देने जाती है। फिर आखिरी में अपने कमरे में आती है, तो एकांश को सोता देखकर खामोशी से उसका कप बेड की साइड टेबल पर रखकर बालकनी में जाकर झूले में बैठकर सूर्य देवता की छाँव में अपनी आंखें मूंद कर खामोश रहती है। कुछ देर बाद एकांश की आंख खुलती है, तो रूहानिका को बेड पर ना देखकर वो झट से उठकर बाथरूम में चेक करता है, पर वहाँ भी उसे रूहानिका नहीं दिखती। तो वो कमरे से बाहर निकलने को होता है कि तभी उसकी नज़र बालकनी में झूले पर बैठी रूहानिका पर जाती है। उसे देखकर एकांश के दिल को राहत मिलती है। वो आगे बढ़कर बालकनी के दरवाजे से टिककर खामोशी से रूहानिका को देखने लगता है। सूर्य देवता की किरणें सीधे रूहानिका के चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे ठंड के मौसम के कारण हल्की धूप से उसके चेहरे पर सुकून पसरा हुआ था और उस सुकून के पीछे छिपा दर्द आज एकांश को नहीं दिखा, या शायद वो देख नहीं पाया, क्योंकि अभी एकांश का सिर्फ मन जुड़ा था रूहानिका से, दिल नहीं। और कहते हैं ना, जब हमारा दिल किसी से जुड़ता है, तभी हम उसकी तकलीफ महसूस कर पाते हैं, तभी हम उसके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझ पाते हैं। और ऐसा अभी एकांश के साथ हुआ नहीं था। हाँ, वो रूहानिका से आकर्षित था, और वो तो हर पति अपनी पत्नी से होता है, पर अभी उसे प्यार नहीं हुआ था रूहानिका से, जिस वजह से वो रूहानिका की तकलीफ़ों से थोड़ा अनजान था, पर पूरा नहीं, क्योंकि कभी-कभी उसे रूहानिका की तकलीफ़ों का अंदाज़ा हो जाता था, पर कभी-कभी वो उसके लिए एक पहेली बनकर रह जाती थी। खैर, देखते हैं कब एकांश रूहानिका को समझ पाता है और कब उसकी पहेली सुलझा पाता है। एकांश काफ़ी देर तक खड़ा रूहानिका को देखता रहता है। तभी रूहानिका को किसी की नज़रों की तपिश का एहसास होता है, जिससे वो आंखें खोलकर सामने देखती है। तो एकांश को देखकर झट से खड़े होकर कहती है, आप कब उठे? एकांश अचानक उसके उठने पर झेंप जाता है, पर फिर खुद को संभाल कर कहता है, बस कुछ देर पहले। फिर बात बदलते हुए, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? रूहानिका मुड़कर बालकनी की रेलिंग के पास खड़े होकर सामने देखकर कहती है, बस ऐसे ही। यहाँ से मेरी कई याद जुड़ी हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। इसलिए जब भी कभी दिल उदास होता है, तो यहीं बैठ जाती हूँ। यहाँ बैठने पर थोड़ा सुकून मिलता है। उसकी बात सुनकर एकांश उसके बगल में खड़े होकर उसके चेहरे को गौर से देखकर कहता है, कभी कभी हमें अपने मन की बातें दूसरों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। इससे हमारा दिल भी हल्का होता है और सुकून भी मिलता है। रूहानिका उसकी बात सुनकर एकटक सामने देखते हुए सोचते हुए कहती है, लेकिन अगर उस बात का या इस अतीत से आपका भविष्य बिगड़ जाए तब? क्या तब भी हमें उसे बता देना चाहिए? एकांश उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि कुछ अतीत की यादें हैं
जो रूहानिका को परेशान कर रही हैं। यह सोचकर वो कहता है, हाँ तब भी बता देना चाहिए। पता है रूहानिका जी, कुछ रिश्ते ना दिल के रिश्ते होते हैं, कुछ खून के रिश्ते होते हैं, पर कुछ रिश्ते किसी बंधन से जुड़े होते हैं, जैसे मेरा और आपका रिश्ता। हमारा रिश्ता शादी के एक पवित्र बंधन से जुड़ा है, जो दुनिया के हर रिश्तों से परे है। उसे चाह कर भी हम तोड़ नहीं सकते। भले ही आज के समय में डाइवोर्स लेना एक आम बात है, पर मेरे लिए ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, जो महज एक कागज के टुकड़े से नहीं टूट सकता। इसलिए अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो मुझे बताइए। आई प्रॉमिस, मैं कभी आपको किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करूँगा, और ना ही कभी आपके अतीत की वजह से आपको छोड़ दूंगा। हमारा रिश्ता बहुत अनमोल है रूहानिका जी, और ये ऐसे ही नहीं टूट सकता। इतना कहकर वो खामोशी से रूहानिका को देखने लगता है। एकांश की बातें रूहानिका को दिल को छू गई थी, और वो उसे सब कुछ बताना चाहती थी, पर कुछ सोचकर वो खामोशी से एकांश को देखती है कि तभी अचानक उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बहकर उसके गाल पर लुढ़क आता है, जिसे एकांश अपना दाहिना हाथ से पोंछता है, और उसके हाथों की छुअन अपने चेहरे पर महसूस करके रूहानिका आंखें मूंद लेती है, और उसके दिल में एक सुकून का एहसास होता है। एकांश रूहानिका के आंसू पोंछकर अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिससे रूहानिका को एक अधूरेपन का एहसास होता है, और वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र एकांश की नज़रों से जा मिलती है। रूहानिका कुछ देर तक यूं एकांश की आंखों में देखती है, फिर मासूमियत से कहती है, अगर मैं आपको अपना अतीत बताऊंगी तो आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? एकांश उसकी आंखों में देखकर कहता है, नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। रूहानिका उसकी आंखों में झांक कर कुछ पल उसे गौर से देखती है, फिर अपनी नज़रें फेर कर कहती है, अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, पर जल्दी आपको सच बता दूंगी। पर फिर एकांश को देखकर, लेकिन आप अपना प्रॉमिस याद रखिएगा एकांश जी। एकांश उसे देखकर कहता है, एकांत सिंह राठौर अपना वादा कभी भूलता नहीं है रूहानिका जी। उसकी बात सुनकर रूहानिका बिना कुछ कहे खामोशी से सामने देखने लगती है। तो एकांश कहता है, नीचे सब आने वाले होंगे, मैंने रियाज को कहकर अपने कपड़े मंगवाए थे। देखिए अगर वो लोग आ गए हों तो मेरे कपड़े ऊपर भिजवा दीजिएगा, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। रूहानिका उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते एकांत सामने देखकर खुद से कहता है, आई होप रूहानिका जी, आप खुद को मेरे साथ कंफर्टेबल करके जल्दी मुझे अपना अतीत बता दें। इतना कहकर वो बाथरूम चला जाता है। दिन तेजी से बीतने लगते हैं। धीरे धीरे करके 13वीं का दिन भी आ जाता है, और सारी विधियां करके रूहानिका एकांश के साथ राठौर मेंशन चली जाती है। इन 13 दिनों में रूहानिका का सामना विजेंद्र जी से एकदम ना के बराबर हुआ था, क्योंकि वो एक बार फिर अपने अतीत के भंवर में खो चुकी थी। उसके दिमाग में हर वक्त विजेंद्र जी की कई बातें गूंजती रहती थीं, साथ ही ऋषभ जी की याद भी सताती थी, जिससे उसे ना तो खाने की सुध रहती और ना ही किसी से बात करने की। सब उसके इस व्यवहार से काफ़ी परेशान हो चुके थे। सब चाहते थे कि रुहानिका पहले जैसी हो जाए। उन्हें लग रहा था कि शायद रुहानिका की खामोशी का कारण ऋषभ जी का अचानक चले जाना है, पर रुहानिका की खामोशी का कारण तो उसका अतीत था। साथ ही ऋषभ जी का अचानक चले जाना भी उसे अंदर तक तोड़ गया था। वो रात में एकांश के सोने के बाद बालकनी में बैठकर बिना आवाज के घंटों रोया करती। उसकी आंखों के नींद का नामो निशान तक नहीं था। 13 दिनों से वो सोई नहीं थी, जिससे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके थे। वो पूरा दिन अपने आप को कमरे में बंद रखती। उसके इस बर्ताव से एकांश को उसकी हेल्थ की फिक्र सताने लगी थी, और उसने कई बार इस बारे में रूहानिका से बात भी करने की कोशिश भी की, पर रूहानिका तो शायद अब कहीं खो चुकी थी। 13 दिन बाद अब रूहानिका को लेकर वापस राठौर मेंशन आते हैं, यह सोचकर कि शायद यहाँ आकर रूहानिका पहले जैसी हो जाए। इसलिए रियाज, शिवांश और नित्या हर वक्त रूहानिका के साथ रहते, उसे हंसाने की कोशिश करते। वहीं स्वर्णा जी और पूजा जी उससे बातें करके उसका ध्यान बांटने की कोशिश करते। एकांश ऑफिस से जल्दी आकर रोज कुछ न कुछ बनाकर रूहानिका को खिलाता था, क्योंकि रूहानिका की अभी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई थी, इसलिए रूहानिका को अभी किचन में जाना अलाउड नहीं था। तो एकांश ही रूहानिका के लिए कुछ न कुछ बनाता था, ताकि रूहानिका खुश रहे और उससे बातें करे। राजवीर जी और रणविजय जी भी रूहानिका से बातें करते
उसे खुश रखने की कोशिश करते। सावित्री जी भी रूहानिका से बातें करती, पर इन सब का कोई असर नहीं दिख रहा था रूहानिका पर। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना हो चुका था एकांश और रूहानिका की शादी को, पर रूहानिका का हाल बिल्कुल वैसा ही था जो देखकर सब बेहद परेशान थे। 1 महीने बाद सावित्री जी सबके साथ डाइनिंग हॉल में बैठकर नाश्ता कर रही थीं। तभी उन्होंने अपनी नज़रें उठाकर रूहानिका को देखा, जो खामोशी से एकांश के बगल में बैठी अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। वहीं एकांश अपना नाश्ता करते हुए रूहानिका को देख रहा था। रूहानिका को ऐसे देखकर सावित्री जी को सोचकर अपनी कठोर आवाज में कहती हैं, हमने सोचा है कि कल रूहानिका बहू की मुंह दिखाई की रस्म होगी और साथ ही चूल्हा पूजा की रस्म भी होगी। उसके बाद अगले दिन हम सब अपने कुल देवता के मंदिर के लिए निकलेंगे और कुछ दिन अपने गांव में बिताएंगे, क्योंकि जीजी इनकी शादी में आ नहीं पाई थी, इसलिए उन्होंने हम सबको निमंत्रण दिया है वहां आने का। उनकी बात सुनकर सब खामोशी से एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, फिर रूहानिका को देखते हैं जो खामोशी से उनकी बात सुनकर बैठी थी। फिर राजवीर जी कहते हैं, बिल्कुल सही सोचा है माँ आपने। वैसे भी ये रस्में भी जरूरी हैं और फिर बड़ी माँ ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। इसी बहाने हम सब इतने सालों बाद गांव भी घूम लेंगे, क्यों है ना रणविजय? रणविजय जी राजवीर जी के साथ सहमत होकर कहते हैं, जी भैया। और फिर रूहानिका भी हमारी पुश्तैनी हवेली देख लेगी और बाकी सबसे मिल भी लेगी। पूजा जी उत्साहित होकर कहती हैं, कितना मजा आएगा, कितने सालों बाद हम वहां जा रहे हैं। रियांश भी उत्सुकता से कहता है, हाँ छोटी माँ, लास्ट टाइम तो हम तब गए थे जब मैं बच्चा था, फिर पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होने के बाद समय ही नहीं मिला। अब जाएंगे तो खूब मजे करेंगे। शिवांश भी रियांश की बात पर सहमति जताता है तो नित्या मुंह बनाकर कहती है, पर मम्मा मैं ना वहाँ कोई सूट वगैरह नहीं पहनने वाली, मैं जैसे यहाँ रहती हूँ वैसे ही वहाँ रहूंगी। पूजा जी उसे देखकर कहती हैं, हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हें सूट पहनने को कह ही कौन रहा है, भले ही वो गाँव है पर वहाँ पर सूट पहनना जरूरी नहीं है। उनकी बात सुनकर नित्या खुश हो जाती है। फिर सब मिलकर कहाँ कहाँ घूमना है और क्या क्या करेंगे इसकी प्लानिंग करने लगते हैं, पर रूहानिका इन सब में खामोशी रहती है। तो सावित्री जी नर्म आवाज में रूहानिका से कहती हैं, गुड़िया आप बताइए, आप सहमत तो है ना हमारे फैसले से? सावित्री जी की बात सुनकर सबकी नज़र रूहानिका पर टिक जाती हैं। वहीं रूहानिका अचानक उनके ऐसा पूछने पर चौंक जाती है, पर फिर खुद को संभाल कर कहती है, जी मैं सहमत हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। उसकी बात सुनकर सब फिर से आपस में बातें करने लगते हैं और उससे भी कई सारी बातें करते हैं, जिनमें रूहानिका सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती है। रूहानिका को ऐसे देखकर एकांश मन ही मन कहता है, काश रूहानिका जी बाहर जाकर आपका थोड़ा मन बहल जाए और आप पहले जैसी हो जाएं। आई नो यह मुश्किल है, पर आपको हमारे लिए एक कोशिश तो करनी होगी। इतना कहकर वो रूहानिका को एक नज़र देखकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद एकांश अपने कमरे में चला जाता है ऑफिस का बैग लेने। तभी रूहानिका कमरे में आती है। उसे देखकर एकांश अपना बैग लेकर उसके पास जाकर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ रूहानिका जी, आप अपना ख्याल रखिएगा और टाइम पर खाना खाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा। उसकी बात सुनकर रूहानिका उसे देखकर कहती है, जी आप भी टाइम पर लंच कर लीजिएगा, बाय। एकांश भी उसे बाय कहकर वहां से चला जाता है। वहीं रूहानिका बालकनी में जाकर झूले पर बैठकर किसी सोच में डूब जाती है। सारे जेंट्स ऑफिस चले जाते हैं। वहीं वानर सेना आज कॉलेज से छुट्टी कर लेती है और रियांश भी आज ऑफिस नहीं जाता। पूरा दिन मुंह दिखाई की रस्म की तैयारियों में निकल जाता है। सब लोग रूहानिका को नीचे हाल में बैठाकर अगले दिन के बारे में सब कुछ फाइनल करने लगते हैं। इन सब में शाम हो जाती है। शाम को 7 बजे सारे जेंट्स घर आते हैं तो सबको हॉल में बैठकर काम करते देखकर उनके पास जाते हैं। राजवीर जी और रणविजय जी सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, सारी प्रिपरेशन हो गई है कल की। स्वर्णा जी कहती हैं, जी सब हो गया। सावित्री जी रूहानिका के सिर पर हाथ फेर कर कहती हैं, और हमारी गुड़िया के कपड़े भी तय हो गए, कल हम खुद अपनी गुड़िया को तैयार करेंगे। उनकी बात सुनकर एकांश, जो कि कार पार्क करके अभी अभी घर आया था, वो मुस्कुरा देता है। वहीं बाकी सब भी मुस्कुरा देते हैं। रूहानिका सावित्री जी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है, जो कि देखने से ही झूठी लग रही थी, पर सब इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि सबको पता था
रूहानिका को थोड़ा वक्त चाहिए, जो सब उसे दे भी रहे थे। एकांश वहां आकर सावित्री जी के पैर छूता है तो सावित्री जी उसे आशीर्वाद देकर कहती हैं, बेटा कितनी बार कहा है, आप बार बार हमारे पैर मत छुआ करिए। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। एकांश मुस्कुराकर कहता है, बड़ों के पैर छूने से इज्जत घटती नहीं है दादी, बल्कि बढ़ जाती है। उसकी बात पर सावित्री जी बिना कुछ बोले मुस्कुराकर नामे से हिलाती हैं। फिर कहती हैं, अच्छा आप सब जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर नीचे आइए, कुछ बातें करनी है। उनकी बात सुनकर सारे जेंट्स अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। वहीं एकांश सीढ़ियां चढ़कर अपने चैम्बर में जाता है और लिविंग रूम में सोफे पर बैग रखकर बेतरतीबी से सोफे पर गिर जाता है और आंखें मूंद लेता है। आज वो थक गया था। दरअसल गांव जाने की वजह से सारा काम उसे आज और कल में ख़त्म करना था और कल भी उसे हाफ डे लेकर आना था। इसलिए उसे आज लंच करने का भी मौका नहीं मिला था। इस वक्त उसे इतनी थकान हो रही थी कि उसका नीचे जाकर कुछ भी खाने का मन नहीं था। रूहानिका कुछ देर बाद नीचे से ऊपर आती है तो एकांश को ऐसे सोफे पर सोते देखकर उसके पास जाकर गौर से उसे देखने लगती है। सोफे पर बेतरतीबी से सोया एकांश बिल्कुल मासूम लग रहा था। उसके चेहरे पर सुकून सा पसरा दिखाई दे रहा था। उसके कुछ बाल माथे पर बिखर गए थे, जिन्हें देखकर अनजाने में रूहानिका का हाथ उसके माथे की तरफ बढ़ जाता है। रूहानिका अपने हाथ से एकांश के माथे पर आए बालों को पीछे करती है। तभी किसी की छुअन का एहसास होते ही एकांश की नींद टूट जाती है और वो कसमसाकर अपनी आंख खोलता है तो सामने रूहानिका को अपने करीब देखकर उसकी आंखों में देखने लगता है। वहीं रूहानिका भी कुछ पल के लिए सब भूलकर एकांश की आंखों में देखने लगती है। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहते हैं। तभी अचानक एकांश का फोन बजता है, जिससे दोनों होश में आते हैं। तो रुआनिका सीधे खड़े होकर अपनी नजर चुराने लगती है। वहीं एकांश भी झेप कर सही से बैठकर अपना फोन ढूंढने लगता है। फोन ढूंढकर उसे उठाकर एकांश स्क्रीन पर शो हो रहे अनजान नंबर को देखकर कुछ पल सोच में पड़ जाता है, पर फिर ज्यादा न सोचकर उठाकर कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती तो एकाश दोबारा हेलो बोलता है, पर फिर भी कोई आवाज नहीं आती तो वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। रूहानिका उसे देखकर कहती है, क्या हुआ, किसका कॉल था? एकांश उसे देखकर कहता है, पता नहीं, कोई बोला ही नहीं, शायद गलती से लग गया होगा, वैसे भी अननोन नंबर था। रूहानिका उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर कहती है, अच्छा आप नीचे चलिए, दादी आपको बुला रही हैं। एकांश कहता है, ओके मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर वो लिविंग रूम से होते हुए बाथरूम में चला जाता है। वहीं रूहानिका एकांश का बैग अच्छे से रखकर जाने को होती है कि अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर अननोन नंबर देखकर वो सोचती है ये नंबर किसका होगा, पर फिर कुछ सोचकर वो फोन उठाकर कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से विजेंद्र जी हंसते हुए कहते हैं, कैसी हो रूही? उनकी आवाज़ सुनकर रूहानिका अंदर तक कांप जाती है, पर फिर वो खुद को संभाल कर कहती है, आपने मुझे कॉल क्यों किया? कहा था ना मैंने, दूर रहिए मुझसे। आपको एक बार में समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ से विजेंद्र जी भद्दी हंसी हंसते हुए कहते हैं, अरे ऐसे कैसे दूर रहूं? तुम हो ही ऐसी कि अगर एक बार कोई तुम्हारे करीब आ जाए तो तुमसे कोई दूर नहीं रह सकता। फिर तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? खैर मैंने तुम्हें यह बताने के लिए कॉल किया है कि उस दिन तुम बहुत उड़ रही थी ना। चिंता मत करो, अब नहीं उड़ पाओगी। रूहानिका उनकी बात सुनकर घबराकर कहती है, आपका कहने का क्या मतलब है? विजेंद्र जी उसकी घबराहट महसूस करते ही टेढ़ा मुस्कुराकर कहते हैं, अब फंसी ना चिड़िया पिंजड़े में। खैर अब तुम इतनी बेकरार हो रही हो तो तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो सुनो, तुम्हारे सो कॉल्ड पति को अभी मैंने कॉल किया था। आई होप कि उस वक्त तुम वहां पर होगी और तुमने सब सुना होगा। अभी तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, पर जल्दी सब बता दूंगा। तुम्हारी उस रात की वीडियो की सीडी मेरे पास अभी आई नहीं है। बस उस दिन में आ जाए, फिर तुम्हारा पति खुद तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालेगा। सो बी रेडी, ओके। बाय रूही। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं। वही रूहानिका उनकी बात सुनकर कांपते हुए जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, जिन्हें पहुंचने की वो जहमत भी नहीं उठाती। कुछ देर तक रूहानिका बेआवाज से खामोशी से बैठी अपने आंसू बहाती रहती है। तभी उसे बाथरूम का डोर खुलने की आहट होती है, जिससे वो झट से अपने आंसू पोंछकर अपना हुलिया सुधार कर उठकर एकांश की तरफ पीट करके खुद को संभाल कर कहती है,
आप आइए नीचे, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो बिना एकांश की बात सुने वहां से चली जाती है। वही एकांश उसे अचानक ऐसे जाते देख सोच में पड़ जाता है, पर फिर बाद में बात करने का सोचकर उसके पीछे चल देता है। नीचे सावित्री जी, एकांश, राजवीर जी और रणविजय जी से कल की रस्म और गांव जाने की बात पर कुछ बातें करने लगती हैं। कुछ देर बाद खाना खाने का समय हो जाता है, तो सब मिलकर खाना खाते हैं, जिसमें रियान, शिवांश और नित्या हमेशा की तरह हंसी मजाक कर रहे थे और बाकी सब उनके मजाक पर कभी हंसते तो कभी सिर्फ मुस्कुराकर रह जाते। पर इन सब में रूहानिका एकदम खामोश रहती है। उसके गले से निवाला तक नहीं उतर रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा खाकर सावित्री जी से कहती है, दादी मेरा खाना हो गया और मुझे थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, तो मैं रेस्ट कर लूँ जाकर। सावित्री जी उसकी बात सुनकर परेशानी से कहती हैं, ज़्यादा दर्द है क्या गुड़िया? डॉक्टर को कॉल करे क्या? रूहानिका उन्हें आश्वासन देकर कहती है, नहीं दादी, ज़्यादा दर्द नहीं है, बस थोड़ा दर्द है जो सोने पर चला जाएगा। बाकी अगर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैं एकांश जी के साथ जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँगी। उसकी बात सुनकर सावित्री जी उसे जाने को कहती हैं, जिससे रूहानिका सबको गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। रूहानिका के जाने के बाद सावित्री जी परेशानी से कहती हैं, रूहानिका तो अभी तक ऋषभ के जाने से उभर नहीं पाई है। काश गांव जाने के बाद रूहानिका को थोड़ा अच्छा लगे, उसका मन भी बहल जाए। राजवीर जी उसकी बात पर उन्हें आश्वासन देकर कहते हैं, फिक्र मत करिए माँ, हमारी हवेली और वहाँ की आसपास की जगह घूमने पर रूहानिका का मन जरूर बहल जाएगा और देखिएगा वो जल्दी पहले जैसी हो जाएगी। सावित्री जी उन्हें देखकर कहती हैं, ईश्वर करे ऐसा ही हो। सब खामोशी से खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर सब एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, पर स्वर्णा जी और पूजा जी कमरे में जाने से पहले एकांश को रूहानिका का ख्याल रखने को कहती हैं। साथ ही उसे दर्द की दवा भी देती हैं और ज़्यादा समस्या होने पर उन्हें बुलाने को भी कहती हैं। तो एकांश उन्हें आश्वासन देकर अपने कमरे में चला जाता है। चैम्बर में आकर एकांश देखता है कि लिविंग रूम की लाइट्स ऑफ थी, जिससे वो कमरे में आकर देखता है तो रूहानिका को सोता देखकर दवाई टेबल पर रखकर उसके पास बैठता है और उसके सिर को अपने हाथों से हल्का हल्का दबाने लगता है। रूहानिका, जो कि सोई नहीं थी, सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, वो एकांश को अपना सिर दबाते महसूस करती है तो उसका दिल गिल्ट से भर जाता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। एकांश रूहानिका के आंसू महसूस करते ही धीरे से पूछता है, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? रूहानिका उसकी बात सुनकर बिना कुछ बोले बंद आंखों से हाँ में सिर हिला देती है, जिससे एकांश उठकर बैठ के दूसरी साइड जाकर साइड टेबल के ड्रॉर खोलकर उसमें से फर्स्ट एड किट से बम निकालता है। फिर फर्स्ट एड किट वापस रखकर रूहानिका के पास जाकर उसके पास बैठकर उसके सिर पर बाम लगाते हुए हल्का हल्का सा उसे मसाज देने लगता है। रूहानिका एकांश को अपनी केयर करते देखकर मन ही मन खुद से कहती है, मैं आपके लायक नहीं हूँ एकांश जी। जिस दिन आपको मेरा अतीत पता चला, मुझे पता है आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतने समय में मैं आपको अच्छे से जान चुकी हूँ, पर फिर भी मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप एक बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं, जो आपकी तरह पाक और साफ हो, पर मैं वो नहीं। इतना कहते उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा उसके गाल पर बिखर जाता है, जिसे एकांश अपनी उंगलियों से साफ कर उसके सिर को अच्छे से दबाने लगता है। अब ये एकांश की उंगलियों की छुअन का असर था या उसके करीब होने का, पता नहीं क्या था, पर हाँ इतना जरूर था, उसके करीब होने पर रूहानिका को 1 महीने बाद एक सुकून भरी नींद आती है। रूहानिका के सोने के बाद एकांश रूहानिका का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे चूमकर धीरे से कहता है, गुड नाइट रू। इतना कहकर एकांश की नज़र रूहानिका को देखकर बेड से उठकर दूसरी साइड आकर अपनी जगह पर लेट जाता है। थकान की वजह से उसे भी नींद आ जाती है। अगली सुबह सब लोग मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी में इधर से उधर भाग रहे थे। वहीं रूहानिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसे पार्लर वाली लड़कियां तैयार कर रही थी। एकांत सुबह ही जल्दी ऑफिस चला गया था, क्योंकि उसकी आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। वो हाफ डे पर दोपहर घर तक आने वाला था। राजवीर जी और रणविजय जी भी ऑफिस जा चुके थे, क्योंकि आज उन्हें सारा काम खत्म करना था। वहीं वानर सेना आज भी छुट्टी पर थी, क्योंकि उन्हें मुंह दिखाई की रस्म की सारी डेकोरेशन का काम सौंपा गया था। स्वर्णा जी और पूजा जी किचन में खाने की तैयारियां देख रही थीं और सर्वेंट्स को सब कुछ सही करने को कह रही थीं। वहीं इन सब में सावित्री जी रूहानिका के कमरे में बैठी
उसे तैयार होते देख रही थी। इस एक महीने में सावित्री जी का एक अलग ही रिश्ता जुड़ चुका था रूहानिका से। वो भले ही सबके सामने कठोर रहती, पर रूहानिका के आगे वो एकदम नर्म हो जाती। उन्हें रूहानिका में अपनी छवि दिखती थी, ऐसा उनका मानना था, क्योंकि दिग्विजय जी के जाने से पहले वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। और उन्हें ये भी पता था कि आने वाले वक्त में रूहानिका उनकी तरह कठोर और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वक्त इंसान को अक्सर बदल देता है। कुछ देर बाद रूहानिका पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो सावित्री जी मुस्कुराकर उसे नज़र का टीका लगाकर कहती हैं, बहुत सुंदर लग रही है मेरी गुड़िया। रूहानिका उनकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा देती है, और दिमाग में सुबह से विजेंद्र जी की बातें चल रही थीं। वो चाह कर भी किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। उसे आज अपनी बेबसी पर वक्त वक्त पर रोना आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि क्यों वो इतनी कमज़ोर है, क्यों उसने बचपन से गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, जबकि ऋषभ जी ने तो कभी उसे चुप रहना नहीं सिखाया। भले ही ऋषभ जी उसके पिता थे, पर उन्होंने हमेशा रूहानिका के साथ एक दोस्त का और एक माँ का रिश्ता बनाए रखा। उन्होंने शुरू से उसे बैड टच और गुड टच के बारे में समझाया था, साथ ही उसे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने को भी सिखाया था। पर वो आज तक खामोश थी, और शायद आगे भी रहे। और उसे पता है इसमें ऋषभ जी का बहुत दिल दुख रहा होगा, पर वो भी क्या कर सकती थी। उस हादसे ने उसे बहुत कमज़ोर बना दिया है, जिस वजह से वो चाह कर भी किसी को कुछ नहीं बता सकती, जबकि उसे पता है कि वो इन सब में कहीं भी गलत नहीं है। पर वो यह सब सोच ही रही थी कि अचानक सावित्री जी कहती हैं, गुड़िया चलिए सब नीचे आ चुके हैं। उनकी बात सुनकर रूहानिका अपने ख्यालों से बाहर आकर खड़े होकर अपने लहंगा साड़ी संभाल कर उनके साथ नीचे चली जाती है। नीचे सारी औरतें हॉल में बैठी स्वर्णा जी और पूजा जी से बातें कर रही थीं, साथ ही रूहानिका के आने का इंतजार भी कर रही थीं। रूहानिका घूंघट ओढ़कर सावित्री जी के साथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है, तो स्वर्णा जी और पूजा जी उसे हॉल में रखे सोफे पर बिठाती हैं। सब एक एक करके रूहानिका का घूंघट उठाकर उसे देखती हैं और शगुन देकर उसकी तारीफ करती हैं। कुछ देर बाद रस्म पूरी करके सावित्री जी कमरे में अपनी दवा खाने चली जाती हैं। तभी एक औरत जो कि रूहानिका के सामने बैठी थी, वो स्वर्णा जी से कहती है, वैसे भाभी आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने एकांश की शादी इससे कर दी। उनकी बात सुनकर स्वर्णा जी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो औरत फिर से कहती है, नहीं मतलब ठीक ठाक ही दिखती है, कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है इसमें। और फिर मैंने सुना है पैदा होते ही इसकी माँ चल बसी, और फिर इसके पिता ने शायद अपने घर वालों से रिश्ता भी तोड़ दिया, और अब देखिए ना, शादी की रात ही इसके पिता भी चले गए। ऐसी लड़की से आपने एकांश की शादी क्यों करवाई भाभी? इससे अच्छा किसी और से करवा देती। अब सोचिए, अगर आगे जाकर आपके परिवार में भी कुछ गलत हो गया तो। उनकी बातें सुनकर रूहानिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तो पहले ही कह रही थी कि मेरी बेटी से करवा दीजिए एकांश की शादी। वो बहुत खूबसूरत भी है, और उसकी किस्मत इसके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। पर आपने मेरी सुनी नहीं। अब सतर्क रहिएगा, कहीं कुछ गलत आपके परिवार के साथ भी ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने इतना ही कहा था कि सावित्री जी की कड़क आवाज़ वहाँ गूंज उठती है, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान अंदर तक कांप जाता है। सावित्री जी उस औरत के सामने जाकर कठोरता से कहती हैं, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी बहू के बारे में ऐसी बात करने की? आपकी बेटी से शादी के लिए हमने मना किया था, और अच्छा ही हुआ जो मना कर दिया। जिसकी माँ ऐसी हो, उनकी बेटी कैसी होगी? हमारी रूहानिका बहुत खूबसूरत है, पर सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी उसका मन पाक और साफ है। हम अपने घर में ऐसी लड़की लाना चाहते थे जो हमारे घर को जोड़कर चले, जैसे हमारी दोनों बहुएं अब तक चल रही हैं। और आपकी लड़की तो घर जोड़ने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो घर तोड़ने वालों में से है। सुना है हमने आपकी बेटी की कई किस्से, आप भी सुनना चाहेंगी? इतना कहकर वो तीखी नजरों से उस औरत को देखती हैं। वो औरत अपना और अपमान न करवाने के लिए बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। सावित्री जी सबको हाथ जोड़कर खाना खाकर जाने को कहती हैं, और रूहानिका को लेकर ऊपर चली जाती हैं। रूहानिका बिना कुछ बोले खामोशी से उनके साथ ऊपर चली जाती है। चैम्बर में आकर सावित्री जी रूहानिका के साथ लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर उसका घूंघट हटाती हैं, तो उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखकर उन्हें बुरा लगता है।
सावित्री जी रुहानिका के आंसू पोंछकर कहती हैं, नहीं गुड़िया, रोना नहीं है। गुड़िया, अब आप रुहानिका राजपूत नहीं बल्कि रुहानिका एकांत सिंह राठौर हैं और आपका पूरा अधिकार बनता है गलत के खिलाफ बोलने का। अगर कोई आपको कुछ गलत कहे जिसमें आपकी गलती ना हो तो खामोश मत रहिए। इससे उन्हें लगेगा कि वो सही है और आप गलत। इसलिए अपने लिए बोलना सीखिए। राठौर खानदान की बहुएं शांत नहीं रहती। उन्हें हमने शुरू से गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया है और आज आपको भी सिखा रहे हैं। इसलिए अब से अगर कोई आपको कुछ गलत कहे तो खामोश मत रहिएगा, बल्कि उसके सामने खड़े होकर उसे जवाब देकर उसका सामना कीजिएगा। हाँ। उनकी बातें सुनकर रुहानिका को ऋषभ जी की याद आ जाती है। वो भी उसे बचपन से ऐसे ही सिखाया करते थे। उन्हें याद करते ही रुहानिका की आंखें एक बार फिर भर आती हैं और वो आगे बढ़कर सावित्री जी से लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगती है। सावित्री जी शांति से उसका सिर सहलाती हैं, फिर कुछ देर बाद उसे खुद से अलग करके कहती हैं, बस बहुत हुआ, आज के बाद आप कभी नहीं रोएंगी। रुहानिका, हम आपको यहाँ खुश रखने के लिए लाए थे, पर जब से आपकी शादी हुई है हमने आपकी सच्ची मुस्कान नहीं देखी। हर वक्त आप रोती रहती हैं। हम आपको यहाँ रुलाने के लिए नहीं लाए थे। सोचिए ऋषभ को कितना बुरा लग रहा होगा। उन्हें लग रहा होगा शायद उन्होंने गलत हाथों में आपको सौंप दिया। रुहानिका उनकी बात सुनकर जल्दी से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है दादी, बस पापा के ऐसे जाने पर मैं इसके आगे उसका गला रुंध जाता है, जिससे उससे कुछ बोला नहीं जाता। सावित्री जी उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहती हैं, कोई बात नहीं गुड़िया, आपको हम सब समय दे रहे हैं, पर आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही समय हो गया है? आप खुद ही सोचिए, 1 महीने से ऊपर हो चुका है ऋषभ को गए हुए। क्या अभी आप हम सबको अपना नहीं पा रही हैं? रुहानिका उनकी बात सुनकर उन्हें देखकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है दादी माँ, मैंने आप सबको उसी दिन अपना लिया था जिस दिन मेरा रिश्ता तय हुआ था। मैं जानती हूँ शादी के बाद मैं थोड़ा अलग हो गई आप सबसे, पर आप फिक्र मत करिए, अब से आपको अपनी पहले वाली रुहानिका दिखेगी, आई प्रॉमिस। उसकी बात सुनकर सावित्री जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो आगे बढ़कर रुहानिका का माथा चूमकर कहती हैं, आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, फिर नीचे आइए, सब साथ में खाना खाएंगे। उनकी बात सुनकर रुहानिका हाँ में सिर हिला देती है तो सावित्री जी नीचे चली जाती हैं। सावित्री जी के जाने के बाद रुहानिका खुद से कहती है, बस बहुत हुआ, मैं अपनी वजह से और इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं दे सकती। इतना कहकर वो बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद चेंज करके रुहानिका नीचे आती है तो सारे मेहमान जा चुके थे और अब सिर्फ घर के लोग ही थे। राजवीर जी और रणविजय जी अभी भी ऑफिस में थे क्योंकि उन्हें कुछ काम था। एकांश भी अभी अभी ही आया था और आते ही उसे सब कुछ रियाज ने बता दिया था, जिसे जानकर उसे उस औरत के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। पर रुहानिका को नॉर्मल देखकर वो अपने गुस्से पर काबू कर कहता है, दादी माँ, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर लंच करते हैं। सावित्री जी हमें सिर हिला देती हैं तो एकांश अपने कमरे में चला जाता है। रुहानिका आकर सावित्री जी की बगल में बैठती है तो सोना जी उससे पूछती हैं, अब कैसी हो रुहानिका? रुहानिका उन्हें देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे क्या हुआ माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसे नॉर्मल देखकर सब चैन की सांस लेते हैं तो रियाज कहता है, भाभी खाने में आपका फेवरेट क्या है? रुहानिका मुस्कुराकर कहती है, मुझे सब कुछ पसंद है, पर हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे पापा के हाथ की दाल मखनी और मीठे में मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है। फिर अपने पुराने दिनों की याद करके, पता है जब मैं स्कूल से वापस आती थी ना, तो पापा हमेशा मेरे लिए ऑफिस से ब्रेक लेकर आते थे, सिर्फ मुझे खाना खिलाने। और जब मैं उनसे किसी बात पर गुस्सा होती तो वो खास मेरे लिए मूंग दाल का हलवा बनाते थे और उनके हाथ की दाल मखनी तो मैं हर वीकेंड पर खाती थी। वैसे तो पापा सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाते थे, पर इन दोनों चीज़ों की तो बात ही अलग थी। यह सब कहते वक्त उसके चेहरे की खुशी और आंखों में चमक ही अलग थी, जो काफ़ी समय बाद देखने को मिली थी। एकांश, जो कि अभी अभी फ्रेश होकर चेंज करके आया था, वो भी रुहानिका के चेहरे की चमक देखकर एकटक उसे देख रहा था। वहीं बाकी सब भी रुहानिका की खुशी देखकर खुश थे। रुहानिका बोलते बोलते अचानक सबकी तरफ देखती है तो सबको खुद को देखते पाकर झेप कर कहती है, सॉरी, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। रियांश उसकी बात सुनकर उसके बगल में बैठते हुए उसे साइड हक करके एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे भाभी, इतना अगर आप रोज बोलेंगी ना तो इस वीरान घर में थोड़ी जान आ जाएगी।
वरना मेरे अलावा तो यहाँ कोई बोलता ही नहीं है। उसकी एक्टिंग देखकर रूहानिका हंस पड़ती है। वो रियाज, शिवांश और नित्या के साथ कंफर्टेबल हो चुकी थी, इसलिए उसे रियाज के ऐसे साइड हक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर शायद किसी और को इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और वो था, अरे और कौन, हम सबके फेवरेट एकांश जी। एकांश जांस को रूहानिका को साइड हक करते देखकर चिढ़कर बुदबुदाता है, अब तक मैंने अपनी रूह को गले नहीं लगाया, और एक यह है, हूँ, और रूबी मेरे साथ तो जल्दी बात नहीं करती, और रियाज के साथ कैसे बात कर रही है। इतना कहकर वो मुंह बना लेता है। सोना जी की नज़र एकांश पर जाती है तो वो कहती है, अरे अंश, वहाँ क्यों खड़े हो, आओ बैठो हम सबके साथ। उनकी बात सुनकर एकांश से रिलाकर उनके पास बैठ जाता है तो रियाज एकांश को देखकर चिढ़ा देता है, जिससे एकांश उसे घूरने लगता है। पूजा जी सावित्री जी से कहती हैं, माँ जी चलिए ना, खाना खाते हैं, बहुत देर से भूख लगी है। अब तो सब आ भी गए हैं। उनकी बात सुनकर सावित्री जी सबको डाइनिंग टेबल पर चलने को कहती हैं। सब डाइनिंग एरिया में आकर अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। वहीं रूहानिका भी एकांश की बगल में बैठने जाती है, पर रियाज उसे अपने पास बैठाकर कहता है, क्या भाभी, आप तो रोजी भाई के साथ बैठती हैं, आज हमारे साथ बैठ जाइए, बहुत सारी बातें करेंगे ट्रिप की। उसकी बात सुनकर नित्या भी उत्सुकता से कहती है, हाँ भाभी, मुझे तो आपको अपनी ड्रेसेस के बारे में बताना है। शिवांश भी उत्सुक होकर कहता है, और भाभी, मुझे आपको घूमने वाली जगहों के बारे में बताना है। रूहानिका उनकी बातें सुनकर मुस्कुराकर उनकी प्लेट में सर्व करके खुद को सर्व करके खाते हुए उनकी बातें सुनने लगती है। वहीं एकांश रूहानिका को मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुरा देता है। फिर सोना जी उसे सर्व करती हैं तो वो रूहानिका को देखते हुए अपना खाना खाने लगता है। सोना जी, सावित्री जी और पूजा जी भी रूहानिका को नॉर्मल देखकर खुश थे और मन ही मन भगवान से सब ठीक होने की प्रार्थना करती हैं। कुछ देर बाद खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं रेस्ट करने और पैकिंग करने। रूहानिका भी अपने कमरे में आती है और क्लोसेट रूम में जाकर अपने पहनने वाले कपड़े देखने लगती है। तभी एकांश आता है और रूहानिका को कपड़े देखते देखकर अपना गला साफ करके कहता है, मेरी पैकिंग भी कर देंगी आप। रूहानिका उसकी बात सुनकर पीछे मुड़कर उसे देखती है, फिर कहती है, जी। इतना कहकर वो फिर से अपने कपड़े देखने लगती है। यह देखकर एकांश का मुंह बन जाता है। उसने सोचा था कि इसी बहाने रूहानिका उससे कुछ बात करेगी, पर वो तो फिर व्यस्त हो गई। दरअसल जब से शादी हुई थी, रूहानिका कभी खुद से कुछ कहती ही नहीं थी, और अगर कहती भी तो बहुत कम, ज़्यादातर एकांश ही उससे बात करता था। जिससे एकांश का मन उससे बात करने का होता, वो चाहता था कि रूहानिका जैसे सबसे बात करती है वैसे ही उससे बात करे, एकदम केयर फ्री होकर। रूहानिका अपने कपड़े लेकर मुड़ती है तो सामने एकांश को वैसा ही खड़ा देखकर पूछती है, आपको कुछ चाहिए क्या? एकांश उसकी बात सुनकर हड़बड़ाकर कहता है, नहीं तो। रूहानिका उसे ऐसे देखकर कंफ्यूज हो जाती है, पर फिर सिर झटक कर क्लोसेट से बाहर निकलकर कमरे में आकर बेड पर अपने कपड़े रखने लगती है। एकांश भी रूहानिका के पीछे पीछे आकर बेड के पास खड़ा हो जाता है तो रूहानिका फिर से मुड़कर वापस क्लोसेट में चली जाती है, जिससे एकांश फिर से रूहानिका के पीछे क्लोसेट में चला जाता है। क्लोसेट में रूहानिका अपना बैग निकाल रही थी कपड़े रखने के लिए, साथ ही एकांश के कुछ कपड़े भी निकाल रही थी। यह देखकर एकांश जल्दी से उसके पास जाकर उसके हाथ से बैग ले लेता है, जिससे रूहानिका अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखती है तो एकांश कहता है, मैं इसे ले चलता हूँ, आप मेरे कपड़े ले आइए। रूहानिका उसकी बात सुनकर सिर हिलाकर एकांश के कपड़े निकालकर कमरे में चली जाती है। एकांश भी रूहानिका के पीछे बैग लेकर आता है और बैग बेड पर रखता है तो रूहानिका बैग में अपने कपड़े रखने लगती है, फिर एकांश के कपड़े रखने लगती है। सब रखकर वो एकांश से कहती है, और कुछ भी रखना है आपको? एकांश को सोचकर कहता है, हाँ, हाँ, वो परफ्यूम रखना है। रूहानिका उसकी बात सुनकर उसे परफ्यूम देने को कहती है तो एकांश उसे परफ्यूम दे देता है, जिसे रूहानिका बैग में रख देती है। एकांश रूहानिका से पूछता है, आपको और कुछ नहीं रखना? रूहानिका नामे से हिलाती है तो एकांश उसे देखकर कहता है, मैंने तो सुना था कि लड़कियों को एक बैग भी कम पड़ जाता है, आई मीन उनका बहुत सा सामान होता है, बट आपने तो सिर्फ कुछ कपड़े ही रखे हैं। रूहानिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहती है, हाँ सही सुना है आपने, और मुझे भी कुछ मेकअप का सामान रखना है, और उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा बैग है, मैं उसमें ही रखूंगी।
बाकी हम सिर्फ 4 दिनों के लिए ही जा रहे हैं ट्रिप पर, तो इतने ही कपड़े काफ़ी हैं। एकांश उसकी बात पर सिर हिलाता है तो रोहानिका बैग की चैन बंद करके उसे उठाकर नीचे रखने लगती है, पर एकांश उसे मना करके खुद बैग नीचे रख देता है। रोहानिका नर्वस होकर बेड पर बैठ जाती है क्योंकि अब तक उन्हें ज़्यादा समय अकेले में नहीं मिला था। एकांश रोहानिका को नर्वस देखकर उससे थोड़ी दूर पर बैठते हुए कहता है, आप नर्वस मत होइए, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर रोहानिका उसे देखती है तो उसकी शरारती मुस्कान देखकर रोहानिका की नज़रें झुक जाती हैं और चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। एकांश उसे देखकर कहता है, एक बात बोलूं? रोहानिका उसे देखकर कहती है, हाँ कहिए। एकांश बच्चों जैसा चेहरा बनाकर कहता है, आप रियाज के साथ तो बहुत कंफर्टेबल होकर बात करती हैं, पर मेरे साथ तो आप खुद कुछ बोलती तक नहीं। उसकी शिकायत सुनकर रोहानिका अपनी नज़र झुकाकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। एकांश उसे नज़र झुकाता देखकर कहता है, देखा, अभी भी आपने मुझसे नज़र चुरा ली। आप शायद अब तक मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाई हैं। इट्स ओके, आप अपना टाइम लीजिए। मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है तो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। इतना कहकर वो उठने लगता है कि तभी रोहानिका उसका हाथ पकड़कर कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, प्लीज बैठिए। उसकी बात सुनकर एकांश वापस बैठ जाता है तो रोहानिका उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर कहती है, मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, बस मेरे अतीत में बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ एकांश जी, जिसे देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। इसलिए मन में एक अजीब सा डर लगा रहता है कि कहीं सब जानकर आप मुझे छोड़ ना दें। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, पर अब आपको और इस परिवार को मैं नहीं खो सकती एकांश जी, नहीं खो सकती। इतना कहकर उसके हाथ पर अपना माथा टिकाकर रो पड़ती है। एकांश का दिल उसे ऐसे देखने पर तड़प उठता है। फिर वो झिझकते हुए रूहानिका को उठाता है तो रूहानिका भरी आंखों से उसे देखती है। जैसे एकांश उसकी आंखों में देखते आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। आज पहली बार एकांश ने रूहानिका को अपने गले लगाया था। यह उनका पहला हक था। रूहानिका एकांश के गले लगाने पर ठिठक जाती है। उसके दिमाग में एक बार फिर अतीत की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिससे वो कांपने लगती है। रूहानिका की कंपन महसूस करके एकांश उससे अलग होता है तो रूहानिका उससे दूर होकर नजर चुराकर कहती है, मुझे कुछ समय चाहिए। उसकी बात सुनकर एकांश उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, क्या आपको मेरा छूना बुरा लगा? मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि मुझे पता है आपको समय चाहिए। क्या आपको मेरे गले लगाने पर अनकंफर्टेबल महसूस हुआ? रोहानिका उसकी बात सुनकर उसे देखकर कहती है, नहीं, मुझे आपके गले लगाने पर अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ, पर अतीत की कुछ यादें ताज़ा हो गईं। आपका साथ मुझे कभी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करवा सकता। सच्ची? एकांश उसे देखकर पूछता है, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? मतलब अगर आप कंफर्टेबल हैं बताने में तो बता सकती हैं। रोहानिका उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर कहती है, जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, पर मैं जल्दी आपको सब बता दूंगी। अभी मुझे थोड़ा समय दे दीजिए प्लीज। एकांश उसकी बात सुनकर उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, इट्स ओके, टेक योर टाइम। उसकी बात सुनकर रोहानिका उसे देखकर कहती है, थैंक यू, आप हमेशा मुझे समझते हैं। आई नो, मैं बहुत टाइम ले रही हूँ और इससे आपको कई बार खींच भी होती होगी, पर मेरे लिए आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। आप फिक्र मत करिए, जल्दी ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। एकांश हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा और प्लीज आप खुद को गिल्ट में मत डालिए। आई नो, कभी कभी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनसे निकलना काफी मुश्किल होता है। सो टेक योर टाइम। पर आप मेरे साथ भी वैसे ही केयर फ्री रहा करिए जैसे रियांश और बाकी सबके साथ रहती हैं। रुहानिका उसकी बात पर मुस्कुराकर कहती है, ओके। रियांश कहता है, अच्छा चलिए ना, कुछ देर बालकनी में बैठते हैं, अगर आपका मन हो तो। रुहानिका उसकी बात सुनकर उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए उठकर कहती है, हक से कहा करिए अपनी बातें, आपका पूरा हक है मुझ पर। उसकी बात सुनकर एकांश मुस्कुराकर प्यार से उसे देखता है, फिर उठकर उसके साथ बालकनी में चला जाता है। बालकनी में आकर एकांश और रुहानिका झूले पर बैठते हैं। दोनों खामोश रहते हैं तो इस बार रुहानिका पहल करते हुए कहती है, आपकी हॉबी क्या है? एकांश उसकी बात सुनकर खुशी से उसे देखता है, यह सोचकर कि आज पहली बार रुहानिका ने खुद पहल की उससे बात करने की।
एकांश खुशी से कहता है, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और अपने परिवार के साथ समय बिताना। वैसे मुझे चांद को देखते हुए सॉफ्ट म्यूजिक सुनना भी, स्पेशली पुराने गाना और अरिजीत सिंह के गाने सुनना बहुत पसंद है। और आपकी हॉबी? रुहानिका हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और खाली वक्त में झूले पर बैठकर आसमान को देखते हुए गाने सुनना मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? एकांश हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, मुझे वैसे तो सब कुछ पसंद है, पर माँ के हाथ की बनी शाही पनीर और राजस्थानी खाना बहुत पसंद है। रुहानिका उसकी बात सुनकर उसे देखकर पूछती है, वैसे आपने खाना बनाना कहाँ से सीखा? इतना टेस्टी खाना आप बनाते हैं कि जो भी खाए उंगलियां चाटता रह जाए। एकांश मुस्कुराकर कहता है, मुझे सब कुछ बनाना नहीं आता, वो तो बस कुछ चीजें आती हैं जो मैंने स्पेशली छोटी और रियांश के लिए सीखी थी। एक्चुअली में उन्हें खाना खाना बहुत पसंद है। बचपन में अक्सर सबके किसी पार्टी में जाने पर मैं अपनी वानर सेना के लिए खाना बनाता था। वैसे सर्वेंट थे, बट मैं खुद अपनी छोटी के लिए बनाता था क्योंकि उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। माँ को देखकर मैंने थोड़ा बहुत सीखा था और बाकी खाना बनाने वाली मैगजीन से सीखा। और पता है, वो मैगजीन भी मुझे छोटी ने दी थी। उसकी बात सुनकर रुहानिका के दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है और वो प्यार से एकटक एकांश को देखने लगती है। वहीं एकांश इन सबसे अनजान रुहानिका को अपने बचपन के कई किस्से सुनाता है और उन्हें याद करके हंसता है, जिससे रुहानिका भी उन्हें सुनते हुए हंसने लगती है। रुहानिका को हंसते देखकर एकांश प्यार से उसे देखकर मन ही मन कहता है, आपकी हंसी यूं ही बनाए रखूंगा मैं हमेशा। इतना कहकर वो रुहानिका को प्यार से देखने लगता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।